कोशिकाओं का समूह। आपको बताना यह है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहते हैं। ऊतक अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू। एक प्रश्न आपने पढ़ रखा होगा कि कोशिकाओं के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आंसर आता है टिश्यू कल्चर। एक बार और सुनिए, कोशिकाओं के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। मतलब जैसे मांस का निर्माण करना आप समझिए। पहले तो कोशिका तो समझते हैं, मनुष्य का जो संपूर्ण शरीर है ये पूरे का पूरा शरीर लगभग 5000 करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसने खोजा कोशिका को? रॉबर्ट। वर्ष भी आपको पता होगा, किस वर्ष खोजा था? 1665 ईस्वी में। और जब कोशिकाएं बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं, उनका एक समूह बन जाता है, फिर उस समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहा जाता है, उसे टिश्यू कहते हैं। मतलब यदि एक मांस का टुकड़ा काटा गया है तो वो क्या है? कोशिकाओं का समूह है, वो एक ऊतक है। अगर ये जो ऊतक हैं शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार, उसे कहते हैं ऊतक। ऊतक। और प्रकार कितने हैं इनके? 4 प्रकार होते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं। इसका जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, ये जो त्वचा होती है ऊपर की, इसको कहा जाता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। क्या बता रहे हो? एपिडर्मिस। ये बताओ, जो ये प्रश्न वो प्रश्न है जो पिछले यूपी पैट में पूछा गया था कि त्वचा का ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं ना, तो एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है। 3 लेयर में बटी हुई होती है मानव की स्किन, तो वो तो त्वचा हो गई है, तो वो भी इसी का हिस्सा है ना। हाँ, तो वो डर्मिस मतलब त्वचा, लेकिन यहां लगाएंगे ऊतक, टिश्यू, तो उपकला ऊतक कहा जाता है। पूछ रहे सीधा सा कि कौन सा ऊतक बाह्य त्वचा बनाता है, तो उपकला ऊतक, नाम से पता चलता है उपकला। कर लेंगे इसको, बिल्कुल एक प्रकार हो गया इसका। दूसरा जो प्रकार होता है, दूसरा आपने पढ़ रखा सर, हर एक ऊतक पर सवाल बना रखा है एग्जामिनर ने इसका पहला प्रकार हो गया उपकला। दूसरा जो ऊतक होता है वो होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी टिश्यू। आप उदाहरण बता दो जो आपने पढ़ रखा हो। तरल संयोजी ऊतक बहुत पढ़ रखा है ना, कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। इसके बहुत सारे मतलब, अगर ऐसे पूछ ले कि कौन सा ऊतक मानव के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आंसर लगाओगे संयोजी ऊतक। सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत, सबसे ज्यादा भाग शरीर में किस ऊतक का होता है? तो संयोजी ऊतक का होता है। इसमें 2 एक उदाहरण हमने पढ़ रखे हैं। जैसे अभी बोला रक्त भी तो है, और कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण। आप मुझे बताओ, इसी में जो अस्थि है वो आएगी या नहीं आएगी? अस्थि, भाई अस्थि भी तो कोशिकाओं से ही बने हुआ है, अस्थि भी तो इसी में आएगी। अस्थि भी तो जोड़ने का कार्य करती है, तो इसी में आ जाएगी अस्थि भी। अस्थि जो भी तो सबसे ज्यादा है। आगे एक प्रकार इसी में और आ जाता है। आपने प्रश्न और पढ़ रखा है, पहले लिख दे, वसीय ऊतक। इसका वाला प्रश्न बोले क्या पढ़ रखा है? आप पढ़ करके आए हो कि ऊंट कई दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, क्यों? आंसर आपने पढ़ रखा है, उसमें वसीय ऊतक पाया जाता है। उसमें वसा मतलब फैट, वसीय का मतलब हो गया फैट से युक्त टिश्यू, फैट से युक्त ऊतक। कितने प्रकार हो गए ऊतक के? 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से 2 पढ़ लिए। तीसरा और लिखते हैं, उसको भी समझ लो। तीसरा ऊतक होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। अब इस पेशीय ऊतक के भी प्रश्न आपने पढ़ रखे हैं। ये जो पेशीय ऊतक है ये होता है 2 प्रकार का। पेशीय ऊतक 2 प्रकार का कैसे? एक तो होता है रेखीय और एक होता है अरेखीय। आपने पढ़ रखा होगा रेखीय अरेखीय। और पेशीय, जैसे
इसको समझो रेखीय है, अरेखीय है। रेखीय ऊतक कैसे? जैसे कि ये नलिकाएं हैं, मांसपेशियां, भाई रेखीय रेखाओं के आकार की होती है ना, जिसके अंदर कुछ भरा जा सके। अरेखीय में क्या आएगा? अरेखीय को और समझिए, अरेखीय में क्या आएगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर आमाशय होता है। आमाशय, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, कल भी समझाए थे परसों की क्लास में। यकृत होता है, यकृत, पित्ताशय होता है, हृदय होता है। ये सब क्या हैं? ये ऐसे ही तो कुछ हैं कि जैसे एक थैला हो, एक पॉलिथीन हो जिसमें कुछ पदार्थ भरा जा सके। भाई यकृत भी ऐसे ही होता है। अब देखो जरा, सपोज करो रक्त जैसा नहीं है ना, अस्थि जैसा नहीं है ना, उपकला जैसा नहीं है ना, ये अंग, ये क्या है? ऐसे हैं जो पेशियां। ये कैसे हैं? ये पेशियां हैं। लेकिन या तो पेशियां रेखा के रूप में है, जैसे साइकिल की ट्यूब, भरा तो उसमें भी जा सकता है, बोरा भरा तो उसमें भी जा सकता है। लेकिन अगर साइकिल की ट्यूब है वो रेखीय है। ये मांसपेशियां जो हैं, ये कैसे पेशियों का उदाहरण है? ये रेखीय है। हृदय की अगर बात करें, हृदय तो नहीं बोला था अभी मैंने, इसमें यकृत किस में रखेंगे? अरेखीय। अरेखीय पेशीय ऊतक है तो ऊतक ही, ये भी आमाशय वगैरह सब इसमें आ गए। अब जो हृदय बचा है ना, हृदय इसी का तीसरा प्रकार। इसमें दोनों पाए जाते हैं। कैसे? इसमें दोनों कैसे पाए जाते हैं? भाई रेखीय भी होता है, अरेखीय भी होता है। आप देखिए जरा, मैंने आपको चित्र बना करके भी दिखाया हो कि अगर वैसे अगर देखा जाए इस आकार में जो हृदय होता है मुट्ठी के आकार में, तो वो तो अरेखीय है, रेखा नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है जैसे ऐसे करके। लेकिन उसी के अंदर नलिकाएं तो जाती है ना, स्राएं धमनियों से निकलती है ना, निकलती हैं, तो वो क्या है? वो रेखीय है। तो रेखीय अरेखीय दोनों प्रकारों में आता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा जरा, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ये जो पेशियां हैं, ये पेशियां हैं मनुष्य, इसमें कुछ ऐसा होता है जो रेखीय पेशियां होती हैं। रेखीय पेशियां वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकारों में इसको भी बांट लिया जाता है। एक प्रश्न पहले आप बता दो, तब चर्चा करेंगे। आप मुझे बताओ कि मनुष्य के शरीर में हृदय में कैसी पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियां। कहता है एकदम नहीं कहता कि हृदय में, या ऐसे पूछता है सीधा सा कि हृदय में कैसी पेशियां पाई जाती हैं? तो अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब क्या है? अनैच्छिक का मतलब होता है कि वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य ना करती हों, वो कैसी पेशियां हो जाएंगी? अनैच्छिक पेशियां। आप ध्यान से सुनना अब मेरी बातों को। आप बताओ, जो यकृत है, यकृत आमाशय है, क्या यह मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करता है? नहीं करता। हमने तो खाना खाया, गले तक तो कंट्रोल है मनुष्य का, लेकिन अगर नीचे चला गया तो कोई कंट्रोल नहीं है। फिर तो यंत्र का सिस्टम ही जाना है कि उसको रोकना है कि मनुष्य का चलता है, इसमें नहीं चलता ना। यहाँ आमाशय में भाई यहाँ है तो क्या चलेगा उसमें? जबरदस्ती है ना, नहीं हो पाएगा। लेकिन हृदय पर कंट्रोल होता है, स्पंदन करना है उसको तो करना है। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो मनुष्य सो जाएगा, फिर हृदय पंपिंग नहीं करेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए कैसा है? अनैच्छिक पेशियां इसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि मांसपेशियों के माध्यम से ही तो चलती हैं ये सब उंगलियां, ये सब तो इसमें मांसपेशियां रेखीय हैं। तो रेखीय पेशियां कैसे होती हैं? ऐच्छिक। और अरेखीय पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक। आगे बढ़े, 3 प्रकार हो गए इसी के। हृदय में कैसी पाई जाती हैं? अनैच्छिक। लेकिन हृदय में जब पूछेगा रेखीय और अरेखीय मिश्रित होती हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, मतलब हृदय में पेशियों की क्रिया विधि है वो अनैच्छिक है, लेकिन आकार प्रकार कैसा है उनका? रेखीय और अरेखीय दोनों ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट लास्ट प्रकार जो आता है, आपने उसका भी प्रश्न पढ़ रखा है, 4th नंबर ये लिख देते हैं, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को सुनिएगा, इसका क्या सवाल सुना है आपने? आपने पढ़ रखा है कि मानव के शरीर में कौन सा वो ऊतक है जिसमें एक बार मात्र विभाजन होता है? तंत्रिका कोशिका पढ़ रखे हो? किस कोशिका में एक मात्र बार विभाजन होता है? तो आंसर तंत्रिका कोशिका। और कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक ऐसा होता है जिसमें एक बार मात्र विभाजन होता है।
विभाजन होता है का मतलब कि जैसे एक पूरे शरीर का, ये तंत्रिका कोशिका है क्या, पहले तो तंत्रिका कोशिका को समझिए। तंत्र भी ना कई प्रकार के होते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। एक तो जैसे पाचन तंत्र, एक पाचन तंत्र, एक प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? पैर में चोट थी, गोली खाई, पेट में गई, पैर की चोट सही हो गई, कोई तो सिस्टम होगा। वो सिस्टम क्या है? वही तो सिस्टम है प्रतिरक्षा, चोट से रक्षा, प्रति घात। प्रति मतलब क्या होता है? घात, विपरीत, चोट यहां, और रक्षा करता है वो सिस्टम उसका। दूसरा होता है एक तंत्रिका तंत्र, दो हो गए। तीसरा होता है तंत्रिका तंत्र। ये जो पेशियां हैं, ये जो हाथ ऐसे चल रहा है, सब कुछ मैंने बोल रहा हूं, सब कुछ कंट्रोल माइंड के अनुसार चल रहा है, तो ये तंत्रिका नर्व सिस्टम के माध्यम से ही तो चल रहा है सब कुछ। आप नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का इंजेक्शन मेरे रीढ़ की हड्डी में लगा दो, मैं आपको सुनता तो रहूंगा, आवाज तो आती रहेगी, मैं देखता रहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? मैं हल डुल नहीं सकता। जब ऑपरेशन होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का इंजेक्शन रीढ़ की अस्थि में लगाते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया कि मनुष्य के जो मेरु रज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 31 जोड़ी पीनियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। ये निकल करके जाती हैं जो माइंड तक। ये 3 प्रकार की होती हैं। कुछ तो यहाँ पैर में पिन चुभाई जाए तो यहाँ की सूचना यहाँ पहुंचाएंगी। कुछ मार्कर से कलम लिखना है, मार्कर से पेन लिखना है, मार्कर से कुछ लिखना है तो माइंड कहेगा और हाथ लिखेगा, यहाँ की सूचना यहाँ। लेकिन कुछ होती हैं यहाँ की यहाँ और यहाँ की, मतलब दोनों कार्य करती हैं। जैसे हृदय में रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पाई जाती है, वो दोनों कार्य करती हैं। ये पूरा तंत्रिका सिस्टम बना हुआ होता है। और फिर जो कोशिका है, जैसे अब बात को समझिएगा, फिर तंत्रिका कोशिका में एक बार मात्र विभाजन कैसे होता है? एकमात्र विभाजन क्या है कि जैसे अब चोट लग गई है, मैं हाथ निकाल करके बैठा हुआ था बस के डाले पर, और अचानक सामने से एक कुछ आया और वो जो ट्रक था उसका जो कुंदा था वो इतना मांस का ले गया काट करके। 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद भर जाएगा घाव। ये इतना खोखला रहेगा, भर जाएगा ना, भर जाएगा। ज़्यादा ही हो जाता है तो डॉक्टर कहीं से काट करके रख देता है, ना लो जहाँ ज़्यादा हो वहाँ रख देता है। कहाँ होता है ज़्यादा, है ना, यहाँ से जहाँ भी होता है ना वहाँ से काट करके यहाँ रख देता है, लो सही हो जाएगा। कि ज़्यादा गहरा हो गया तो यहाँ रख देता है, काट कर डाल तो होता है। तो वो वृद्धि हो गई है ना कोशिकाओं में, तो वृद्धि हो गई, कोशिका ऊतक की तो ऊतकों में वृद्धि हो गई, ऊतकों में वृद्धि हो जाती है। हड्डी टूट गई, हड्डी भी जुड़ जाती है, वृद्धि होती है उसके अंदर भी। लेकिन जो सिस्टम हमारे अंदर फैला हुआ है, नर्व सिस्टम जिसके अनुसार सब कुछ कंट्रोल चल रहा है, वो सब क्या दोबारा विकसित होता रहेगा? पूरा एक जाल फैला हुआ है। वो तो आपने देखा होगा कि हड्डी अगर टूट जाए तो जुड़ जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए और वो जो नर्व सिस्टम है वो अगर टूट जाए तो हड्डी भले ही जुड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का यहाँ से नीचे का हिस्सा कार्य नहीं करता ना फिर, क्योंकि वो सिस्टम टूट जाता है। अगर वो टूट जाएगा, वो विखंडित होता रहेगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, हमारा नर्व सिस्टम। तो इसलिए एकमात्र बार विभाजन किसमें होता है? तंत्रिका कोशिका में, यानी तंत्रिका ऊतक में होता है। कितने प्रकार के हैं ऊतक? 4 प्रकार के हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक को वृद्धि को करना, उसका बढ़ेगा कैसे, घाव जल्दी कैसे भरेगा, ये सब विज्ञान क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। जैसे और भी मैंने आपको पढ़ाया हो सिल्वी कल्चर, भाई वनों का संवर्धन विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। वनों की वृद्धि, वनों का विकास करना कहलाता है, जैसे सिल्वी कल्चर वैसे ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है, और मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट है एक शब्द लिखा है, उस पर आप विचार करेंगे। इसके और भी बहुत सारे सवाल बन रहे थे। तरल रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। वसीय ऊतक, ऊंट कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें वसीय ऊतक पाया जाता है। हृदय में कैसी पेशियां पाई जाती हैं? तो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। एकमात्र बार विभाजन किस ऊतक में होता है? तंत्रिका ऊतक। ये सारे सवाल इससे हो जाएंगे। आगे एक शब्द लिखा है भारतमाला परियोजना, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे क्या बातें जानते हो? भारतमाला परियोजना जी, भारतमाला परियोजना। सागरमाला तो सुन रखा, भारतमाला भी सुन रखा होगा आपने। भारतमाला और सागरमाला 2 परियोजनाएं हैं।
सागरमाला परियोजना के बारे में पहले बता दो। सागरमाला परियोजना याद आ रहा है कुछ के कुछ याद नहीं आया। भारत के बड़े बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किस परियोजना का विकास किया गया? सागरमाला परियोजना का। बात क्या थी? बात यह थी कि सागरमाला परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी 2000-2003 के आसपास प्रधानमंत्री थे। हाँ, और उसी समय में आपको याद हो कि 25 दिसंबर को उनके बर्थडे के समय पर एक स्वर्ण चतुर्भुज योजना भी आई थी 2001 ईस्वी में, जो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती थी। अटल बिहारी जी के बड़े बड़े सपने थे भारत को अच्छा बनाने के, भारत की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, भारत में विदेशों जैसा दिखना चाहिए, ये उनके बड़े सपने थे। और उन्होंने 2003 ईस्वी में एक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत तो कर दी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री की देन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्या है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक परियोजना है। और कितने लेन है? 4 लेन। मतलब यह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक मद्रास, इन शहरों को जोड़ेगी एक सड़क। 4 शहरों को जोड़ने के लिए एक शहर बनाई जाएगी। और वो जो सड़क होगी वो सड़क 4 लेन होगी। 4 ट्रक एक साथ इधर से चल सकते हैं, 4 ट्रक एक साथ इधर से चल सकते हैं। 3 लेन तो अपने ये भी बनाई जा रही है, हो गई है शायद। हाँ, तो वो 4 लेन परियोजना थे। तो 6 लेन वाले बनने हैं हाईवे, तो ये परियोजना थी। उसके साथ उन्होंने और कहा था कि भाई आप मुझे बताओ कि भारत में जो कुल व्यापार संपन्न होता है उसका कितना प्रतिशत भाग समुद्रों द्वारा, समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है? समुद्री मार्गों द्वारा कितना? 98%। लगभग विश्व व्यापार में, सॉरी, कितना बोलना मैंने? 98 नहीं, 95 बोलना था। 98 वाला क्या है? भारत में पूरे विश्व में जो विश्व का व्यापार होता है उसमें 2% हिस्सेदारी भारत निभाता है। विश्व व्यापार में भारत की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 2%। कम है कि ज्यादा है भाई? 206 देश है, 2% है, काफी है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करने लग जाए चाइना जैसे देशों से, यूएसए, जापान जैसे देशों, तो उनकी दृष्टि में कैसा है? कम है, क्योंकि उनकी भारत से ज्यादा है। फिर भी सही है, अदर देशों में आप कंपेयर जब करेंगे, भारत है, कोई ऐसे टुच्चे मुच्चे अफ्रीकी देशों से कंपेयर थोड़ी ना करेंगे भाई। सामने कम से कम चीन होना चाहिए, जापान हो, अमेरिका हो, उनसे तो टक्कर होगी। अब कर रहे हैं अफ्रीका के घाना से, अफ्रीका के इथोपिया से, वो हमारी टक्कर के हैं, उनसे नहीं, अच्छे देशों से है ना। आगे पूरे विश्व में भारत का जो व्यापार ज्यादा चलता है वो सड़क के माध्यम से चलता है, रेल के माध्यम से चलता है, प्लेन के माध्यम से चलता है, या समुद्र के माध्यम से? सबसे ज्यादा समुद्र के माध्यम से। सबसे सस्ता कौन सा वाला होता है? समुद्र वाला। उससे थोड़ा सा महंगा रेल, उससे थोड़ा सा महंगा सड़क, और उससे भी ज्यादा महंगा प्लेन। सबसे ज्यादा महंगा किससे होता है? तो प्लेन से यातायात। सबसे ज्यादा भारत में किससे चलता है? समुद्र से। अब आज सस्ता है, लेकिन एक बात तो बताओ, जब भारत का 95% व्यापार समुद्र से चलता है और भारत के सागर के किनारों पर जब व्यापार समुद्री जहाजों ने लाकर के सामान को उतार दिया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इसको भारत में पहुंचाने के लिए, या भारत का माल यहां पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए, यहां भी तो सड़क मार्ग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या नहीं? तो क्या किया ये बताना चाह रहे हैं कि जो सागरमाला परियोजना है ना, सागरमाला परियोजना, ये जो भारत के बड़े बंदरगाह थे, यहाँ इन बंदरगाहों को जोड़ने के लिए यहाँ एक सड़क बनाने की परियोजना है। सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत के बंदरगाहों के विकास से। भारत के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए लगभग 7,500 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसके अतिरिक्त इसकी जो शुरुआत हो गई, इसकी हुई 2017 में। सपना तो प्रोजेक्ट तो कर दिया था उन्होंने, अटल जी ने 2003 में, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई, कांग्रेस आती रही उससे बाद में। भाई 10 तक 14 तक तो कांग्रेस ही रही, 14 में तो आई बीजेपी। फिर उन्होंने 2017 में ये प्रोजेक्ट लेकर के आए। लेकिन इससे पहले ना 2000 ये आया 2017 में, 2017 में इससे पहले एक और प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो था भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, इसके प्रश्न को सुनिएगा कैसे पूछ रहा है। इसकी शुरुआत हो गई थी 2015 से।
2015 ईस्वी से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। यह क्या था भारतमाला परियोजना? इस प्रोजेक्ट का मतलब था कि भारत में जो सागर के किनारों के अतिरिक्त मार्ग हैं जो नेशनल में आते हैं। एक बात बताओ, ये वाली जो सड़क है क्या केंद्र सरकार बनवाएगी? ग्राम प्रधान बनवाएगा, वही तो बनवाएगा। जो हाकमपुर चांदनगर को जोड़ने वाली सड़क है क्या ग्राम प्रधान बनवाएगा? जिला पंचायत बनवाएगी क्या? नहीं। जो सड़क जोड़ती है अमरोहा टू जोया को जो गई है सड़क, कौन बनवाएगा? विधायक बनवाएगा। बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? और जो सड़क जोड़ती है दिल्ली से आगरा को, उसको क्या राज्य सरकार बनवाएगी? ये वाला जो हाईवे है इसको कौन बनवाएगा? ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ एक तो होते हैं नेशनल हाईवे, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, और एक होते हैं राज्य राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। तो जितने भी हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आते हैं या जितने भी प्रोजेक्ट छूटे हुए हैं उन सबको पूरा करना, और जो भारत के तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों तक पक्की सड़क पहुंचाना, अच्छी सड़क पहुंचाना, टूरिस्ट को बढ़ावा देना, उधर कश्मीर तक बद्रीनाथ केदारनाथ तक भी सड़कें बनाना। ये मतलब ये था कि भारत का जो भी सड़क मार्ग केंद्र सरकार के अधिग्रहण में आते हैं उनको बढ़ावा देना, जो टूटे फूटे उनकी मरम्मत करना, जो प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं या जिन पर काम चला उनकी गति को तीव्र करना, अच्छे से उसको सजाना। एक सवाल बोल दें, ये था, ये ऐसे आएगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। भाई है तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के ही जैसी, उसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया, इसके अंतर्गत और बढ़ावा दिया गया, और जोड़ो अब दूसरों को, उसी का ही तो हिस्सा है। अच्छा और बताइए, ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड आपने लगे देखे होंगे जगह जगह पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड आपने जगह जगह पर लगे। ये क्या था? ये क्या कहता था? ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ना। आपने देखा होगा कि जो पहले गांव थे, गांव तक खड़ंजा जाता था, लेकिन अब गांव तक सड़क जाती है, पक्की सड़क जाती है, हर गांव तक डामर वाली सड़क जाती है, अब है ना। तो ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी। तो अच्छा कार्य क्या? मैंने शुरू से अपने शब्दों की शुरुआत ही की थी कि अच्छे सपने देखे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। देखो राष्ट्रीय हित पर भी यहाँ तक जब तो सरकारों को पैसा दिया, फिर यहाँ तक की सड़कों को उसने कराया। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब जो योजनाएं चल रही हैं, अब क्या है कि अब प्रत्येक बीच गांव से एक पक्की सड़क निकलती है आरसीसी की। ध्यान दो, ये कि नहीं? हाँ, ये भी सब उसी का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा सड़क मार्ग के मामले में बहुत अच्छा कार्य किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आप मुझे बता दो, जो अच्छा कार्य किया तो दिवस कौन सा मनाए उनके सम्मान में? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस बताइए कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। अंबेडकर जी ने भी अच्छे अच्छे कार्य किए। अंबेडकर जी के सम्मान में कौन सा दिवस मनाते हैं? भूल गए? 14 अप्रैल समरसता दिवस। कौन सा दिवस? समरसता दिवस। समरसता दिवस मनाते हैं उनके सम्मान में, समरसता दिवस। और इनके सुशासन, अच्छा शासन दिवस, सुशासन दिवस। तारीखें बताओ जरा। इनका 14 अप्रैल और इनका 25 दिसंबर। आप मुझे बताओ, ये एक भारत के प्रधानमंत्री थे जिनके सम्मान में किसान दिवस मनाते हैं, वो भी तो प्रधानमंत्री थे। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस? किसान दिवस। ये किसके दिवस के सम्मान में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के। एक और भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त को। 20 अगस्त को। इनके सम्मान में कौन सा मनाते हैं? सद्भावना, सद्भावना दिवस इनके सम्मान में मनाया जाता है। भारत के एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जन्म तो पता नहीं कब, पर यह पता है कि मरी कब थी। उनके सम्मान में तो दिवस मनाते नहीं, लेकिन 31 अक्टूबर को वो मरी थी, उनके 31 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, उसको और बता दो। एकता दिवस।
31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं, किसके सम्मान में मनाते हैं? कितनी बेकार बात बता रहे हो। इंदिरा गांधी के सम्मान में जब मैंने मना कर दिया कि उनके सम्मान में नहीं मनाते हैं, फिर भी बता रहे हो इंदिरा गांधी के सम्मान में। भाई एकता का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये प्रधानमंत्री रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे, बताओ। उप प्रधानमंत्री रहे थे। वर्तमान में कौन है उप प्रधानमंत्री? होता है कि नहीं होता? पहले होता था, अब हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक हो जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सब जी बात को सुनिए। प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत लिखा हुआ है। 85 कहां बोल दिया? 75 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिमंडल होगा 74 में लिखा है, उस मंत्रिमंडल का प्रधान होगा 75 में लिखा है। वही प्रधान को हम अपनी भाषा में फिर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उप प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान में कहीं है ही नहीं। उप प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो क्या आज तक बना? नहीं बना। बना है। अभी तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री बने? 7। संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन आवश्यकता पर देखो, बात को समझिएगा क्या। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा तन मन से कार्य किया भारत के एकीकरण में। सरदार पटेल जी ने भारत के एकीकरण में इतना महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत 542 रियासतों को एक करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब चुनाव हुए, मंत्रालय बढ़ गए सारे के सारे, अब अटल जी रह गए देखते हुए। जो अटल जी रह गए, प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भाई एक व्यक्ति रह गया, चलो कोई बात नहीं, तुम उप प्रधानमंत्री हो। ऐसे कहते तो उप प्रधानमंत्री हो, लो हम उप प्रधानमंत्री। कुछ काम होता है? कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी तक कितने बने हैं? 7। बता दो अंतिम कौन बने? अंतिम गुलजारी लाल नंदा। बताओगे? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी। गुलजारी लाल नंदा के बारे में बताओ, ये कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा जी कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा जी कौन बने थे? जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया कि योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी। भाई अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग भूल गए? लास्ट वाली जीके की क्लास उसमें बढ़ाया था कि नियोगी समिति ने सिफारिश की थी कि योजना आयोग बनाया जाए, और जोन मथाई समिति के अनुशंसा पर योजना बनाया गया 15 मार्च वर्ष 1950 ईस्वी को। याद आ रही है? नीति आयोग उसको कहते हैं। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 को उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। उसकी बातें कर रहे हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। किसके उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना? भाई अमिताभ घोष। अमिताभ घोष हैं, देख लेना जरा कौन है ना, याद रखना है आपको। अमिताभ घोष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर शायद ये हैं। हाँ ये हैं, हो सकता है ना, देख लेना आप, क्लियर कर लेना। करंट मुझे पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, जब पढ़ाएंगे करंट आपको तो पढ़ाएंगे। अच्छा आगे तो बताओ, ये हो गया एकता दिवस। किसके सम्मान में मनाते हैं? भारत के एक प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म तो नहीं हुआ था उस तिथि को, लेकिन उस तिथि को मृत्यु हुई थी 10 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ये उनके सम्मान में तो मनाते नहीं है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी 10 जनवरी 1966 को? लाल बहादुर शास्त्री की। भारत का शांति पुरुष किन्हें कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाजीपीर की लड़ाई लड़ी गई 1965 ईस्वी को, तो उसके विवाद को सुलझाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे। उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। उसी रात जब सो गए बातें करने के बाद, तो भारत के पास फोन आता है कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कर लिए 10 जनवरी 1966 को। और भी बताओ, 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब 1971 की लड़ाई हुई थी उसके पश्चात हुआ था। उस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने।
अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? शिमला समझौता 1972 में। और ताशकंद समझौते पर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। बताओ लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। विजय घाट। किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बताओ क्या है? सदैव अटल। सदैव अटल किनका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। चैत्रा भूमि किनका है? चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। और भीमराव अंबेडकर दिवस कौन सा है? 14 अप्रैल को समरसता दिवस। बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? महाप्राणायाम घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? महाप्राणायाम घाट। और चौधरी चरण सिंह का तो याद ही रहेगा, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या कहलाता है? किसान घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। और आप बता रहे थे एकता स्थल, यह किनका है? एकता स्थल कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं एकता स्थल। एकता स्थल बताओ जरा किनका है? ज्ञानी जैल सिंह। और शांति वन किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शांति वन। महात्मा गांधी का तो रट्टा पड़ा होगा। महात्मा गांधी का राजघाट। बताओ एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर, महाप्राणायाम घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका है? वीर भूमि राजीव गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी के सम्मान में मनाया जाने वाला दिवस बताओ? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। क्या मरने के सम्मान में भी कोई दिवस मनाते हैं? इनके मरने के सम्मान में कोई दिवस मनाते हैं? हाँ, कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस। आपको याद हो कि इनकी मृत्यु 21 मई वर्ष 1991 को पेरम्बूर तमिलनाडु में हुई थी एक आतंकवादी हमले में। लिट्टी नामक आतंकवादी संगठन था तमिलनाडु का। उस लिट्टी नामक आतंकवादी संगठन में तमिलनाडु का कहा था तो श्रीलंका का बनाया तो भारत रहता। कभी पढ़ाएंगे किसी दिन उसकी स्टोरी। भारत ने हाँ पढ़ाया वो मैंने आपको पहले भी। भारत ने गठन किया, भारत ने समाप्त किया अपना काम निकालने के लिए। कोई बात नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। जो अमेरिका बनाता है अपना काम निकालने के लिए भारत। चलो रफ करते हैं, आगे बढ़ेंगे। बताओ सागरमाला परियोजना भारत के बड़े बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना थी और इसकी लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर। 2017 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। इसका प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसके गाने फिनिश। भारतमाला परियोजना भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उनको निर्माण करना, उनका विकास करना, और भारत के जो स्मारक हैं या जो भारत के तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ना, इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा। ये SSC GD में करके पूछा गया ऐसे सवाल कि किस योजना का हिस्सा है। ऑप्शन उसी हिसाब के दे रखे थे उसने। 31 अक्टूबर को एकता दिवस किसके सम्मान में? पटेल। 14 अप्रैल समरसता दिवस किसके सम्मान में? बताओ भीमराव अंबेडकर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके सम्मान में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी के सम्मान में मनाते हैं। एकता स्थल यानी जैल सिंह, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी, चैत्रा भूमि महाप्राणायाम घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, और वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, एक शहर का नाम लिखा जा रहा है, आपको उस पर करना है विचार। आपको बताना यह है कि
कहाँ बातें बताओगे? कामरूप, कुसुमपुर, वल्लभी, नगर महोदया, कन्याकुब्ज, पिछले वाली विंडो खोलो, इधर वाले हो गया। हाँ बताइए ये क्या है? ये भारत के शहरों के प्राचीन नाम हैं। ये भारत के शहरों के प्राचीन नाम हैं। जैसे लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम लखनौती था, ये तो आपको पता है। लखनऊ का प्राचीन नाम था लखनौती। प्रयागराज का प्राचीन नाम था इलाहाबाद, तो आपको पता है। दिल्ली का प्राचीन नाम था, बताओ? दिल्ली का, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का। ये प्राचीन नाम है। ये क्या है? प्राचीन नाम। इसका नाम था, प्राचीन नाम है ये वाले, और ये है वर्तमान। ये है वर्तमान नाम। अब लिखेंगे मृगदाव था सारनाथ का। मृगदाव किसका पहला नाम था? सारनाथ का। बताओ जरा, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ना। तो सारनाथ, सारनाथ का पहला नाम मृगदाव। कामरूप असम, हाँ असम का पहला नाम क्या था? कामरूप असम का पहला नाम था। आगे बताइए, कुसुमपुर किसका पहला नाम था? पटना। मतलब जो पाटलिपुत्र है भाई, जो बात को सुनिएगा कैसे है कहानी। जो ये वर्तमान में पटना है ना, पटना, इसको पटना से भी पहले पाटलिपुत्र कहते थे। पाटलिपुत्र, तो पटना पाटलिपुत्र, उससे भी पहले क्या था? कुसुमपुर। ये कहानी है इसकी। वल्लभी किसका पहला नाम था? गुजरात। गुजरात का पहला नाम था वल्लभी। और नगर महोदया श्री, ये तो इतनी बार पूछता है, हद करके रखता है इसको। तो नगर महोदया श्री किसका पहला नाम था? किसका? श्रीनगर का बता रहे हो? श्रीनगर का श्रीनगर था, अशोक ने बसाया, बचपन से श्रीनगर है उसका नाम, कभी चेंज नहीं हुआ। हाँ किसका? गलत बातें हैं। मुंबई का तो मुंबई है, मुंबई को होमगर ग्लेटर ने बसाया, पहले से मुंबई कहते हैं उसको। पहले मुंबई प्रांत कहते थे, बंबई कहते थे, बल्कि बंबई, हाँ हैदराबाद नहीं है। ये है नगर महोदया श्री कन्नौज का। आप कहोगे कि कन्नौज का तो कन्याकुब्ज है, मैंने कब मना किया? जब पटना के पहले दो दो नाम हो सकते हैं, तो कन्नौज के पहले दो दो नाम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। दिल्ली का आपको याद ही है, दिल्ली का, इसका लिखना नहीं। आप मुझे बताओ, अवंतिका किसका पुराना नाम था? अवंतिका, उज्जैन। अवंतिका, अवंतिका किसका पुराना नाम था? अवंतिका पहला नाम था उज्जैन का। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है? लगता तो है। किसने की शुरुआत कुंभ मेले की उज्जैन में? बात को सुनो, मैंने ये पूछना था कि कुंभ मेले की ही शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। लेकिन जब हर्षवर्धन लगवाता था तब वो प्रयाग में लगवाता था, उसके बाद ये 4 स्थानों पर लगने लग गया। आप मुझे बताओ कि उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर लगता है उज्जैन में? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। आप मुझे बताओ, पहले इसको रफ कर लेते हैं, ये लिखे गए होंगे, जल्दी जल्दी लिख लिया करो इन सबको, बहुत जल्दी जल्दी, है ना। हाँ। प्राचीन नाम है, ये नए नाम है। सारनाथ का पहला नाम मृगदाव था। सारनाथ का पहला नाम मृगदाव था। असम का कामरूप, इसको रफ करते हैं, कामरूप। बताइए, कुसुमपुर पाटलिपुत्र यानी पटना का,
और वल्लभी गुजरात का पहला नाम था, गुजरात का। नगर महोदय श्री कन्नौज, PSI में आया पिछले दिनों। और कन्याकुब्ज भी कन्नौज का। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का। एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, उनसे आप मुलाकात कराएंगे कि ये कौन है, उनका नाम आपने कहाँ सुन रखा है। चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, असम के, गलत बात है, असम के। हाँ हाँ, बताएं क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताओ, क्या क्या बातें जानते हैं, पहले तो आप ही बता दो। एक शब्द ऐसा बोलेंगे आपको ये तो सुन रखा था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नादिया, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल रटा पड़ा है आपको। दो व्यक्तियों के जन्म पूछता है ना कि वे चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो नादिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनकी शताब्दी पूछता है कि किस शताब्दी में हुआ था, लगभग 15वीं शताब्दी में थे ये। और दूसरे कौन से व्यक्ति पूछता है? दूसरे व्यक्ति पूछता है शंकराचार्य। जगत गुरु की उपाधि किन्हें दी जाती है? शंकराचार्य को। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोच्चि, केरल, वायनाड नामक स्थान पर शंकराचार्य का नाम। आदि गुरु शंकराचार्य। ये 8वीं शताब्दी में ये जन्मे थे। इनका जन्म कहां हुआ? चैतन्य महाप्रभु का नादिया जिला है, ये पश्चिम बंगाल का, सीधे लिखते हैं पश्चिम बंगाल। नादिया पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। और इनका कहां हुआ? कोच्चि। कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में तो, इनकी उपाधि कौन सी थी? उपाधि भी तो पूछेगा। उपाधि कौन सी दी गई इनको? जगत गुरु। जगत गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को जाना जाता है। इनके बारे में और भी बातें आपने पढ़ रखी होंगी कि ये किसके प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के, अद्वैतवाद के प्रवर्तक। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। एक सवाल और बेहतरीन वाला इनका आपने पढ़ रखा है। आपने पढ़ा हुआ है कि भारत के कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन महापुरुष ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठों का निर्माण कराया था? शंकराचार्य। भारत के 4 कोनों पर 4 मठों का निर्माण किसने कराया था? शंकराचार्य जी ने। 4 मठ कौन कौन से हैं? दीक्षा मठ नहीं है, दीक्षा मठ तो महाराष्ट्र में है, वो तो बौद्ध स्तूप है। कहाँ लिखे? यहीं लिख लें, यहीं लिखते हैं। गोवर्धन पीठ, एक तो है गोवर्धन पीठ, और एक है बद्रीनाथ पीठ। बद्रीनाथ पीठ। और कहां कराया? पूरी उड़ीसा में कौन सी पीठ थी? एक थी गुजरात में द्वारका पीठ, द्वारका पीठ। और एक थी श्रृंगेरी पीठ, है कर्नाटक में। श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में। द्वारका पीठ गुजरात, द्वारका पीठ गुजरात। बद्रीनाथ पीठ उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड शॉर्ट में लिखा है। और गोवर्धन पीठ कहां थी? पूरी उड़ीसा, उड़ीसा, पूरी उड़ीसा। भारत के 4 ज्योतिष वाले को इसको कहेंगे ना, बद्रीनाथ स्थान में है। ज्योतिषी पीठ लिख लो, है ना, सीधा उधर कोई नहीं, इसको है ना ज्योतिषी पीठ या बद्रीनाथ में है तो बद्रीनाथ पीठ लिख दिया। द्वारका पीठ गुजरात में, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, और गोवर्धन पीठ उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में। इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया। आगे चर्चा करते हैं। एक शब्द लिखा गया, उस पर और आप विचार करेंगे। फिलोलॉजी,
फिलोलॉजी किसका अध्ययन है? फिलोलॉजी किसका अध्ययन है? करो विचार जल्दी कि फिलोलॉजी किसका अध्ययन है? शंकराचार्य ने कराया था इन चारों पीठ का निर्माण। ये इनकी डिटेल लिखी हुई है, ये सारी, इससे नीचे इनकी डिटेल है, ठीक है। हाँ, फिलोलॉजी कहलाता है भाषाओं का अध्ययन। ये बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है। फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन कहलाता है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी। और टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी बताओ। हाँ, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? विष का। जहर के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसको रफ कराओ पहले तो, बताओ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नादिया, पश्चिम बंगाल। नादिया के स्थान पर कई बार आपको नवद्वीप भी मिलता है, याद रखना है। नादिया के स्थान पर क्या मिल सकता है? नवद्वीप मिल सकता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में नादिया में जन्मे 15वीं शताब्दी में। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कोच्चि, वायनाड, केरल में हुआ था और जगत गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और अद्वैतवाद के प्रवर्तक ने 4 कोनों पर 4 मठों का निर्माण कराया। गोवर्धन पीठ कहाँ है? उड़ीसा में। बद्रीनाथ यानी ज्योतिष पीठ कहाँ है? उत्तराखंड में। द्वारका पीठ है गुजरात में और श्रृंगेरी पीठ है कर्नाटक के अंदर, श्रृंगेरी पीठ। फिलोलॉजी किसका अध्ययन है? भाषाओं का अध्ययन। लिम्नोलॉजी झीलों का और टैक्सिकोलॉजी विष का अध्ययन। आप मुझे बताओ कि लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब किसने फेंका? और एक पूछता है केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका? केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका? और एक पूछता है कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब किसने फेंका? 1908 मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड बम किसने फेंका? बम किसने फेंका? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने। और केंद्रीय असेंबली में फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने। और किंग्सफोर्ड पर किस किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने बॉम्ब फेंका। किसने बॉम्ब फेंका, किस पर, ये लिखा हुआ है उधर। बताइए जरा, एक बार बताओ जरा। फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन, टैक्सिकोलॉजी विष का अध्ययन, विष का अध्ययन। लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका रास बिहारी बोस ने। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे जब लगाए थे तब की बातें हैं। और मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। उसी समय में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला ये क्रांतिकार था खुदीराम बोस, 1908 ईस्वी। बाकी बनाएंगे भाई अगली क्लास में।